से रिलेटेड नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट आवर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है। तो यूजुअली हम सबको एक कॉमन सेंस में इंफॉर्मेशन होती है कि जब किसी देश की आबादी कम समय में बहुत तेजी के साथ बढ़े और जो भी रिसोर्सेस हैं उनकी कमी होने लगे, जो बेसिक नीड है हमारी फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस, ये हमें ना मिले, इनकी कमी होने लगे और आबादी इस तरीके से बढ़े कि इन सारे बेसिक नीड की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। यही कंडीशन हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की दशा में उत्पन्न करती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट आप कहोगे रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन साइज ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और डेमोग्राफी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आप ध्यान रखोगे डेमोग्राफी भी कहते हैं। डेमोग्राफी जब आबादी कम समय में बड़े तेजी के साथ बढ़े तो वो दशा जनसंख्या विस्फोट की कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट के आंकड़ों को बताने से पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सेंसस हैं, एनसीईआरटी ने जो जिन आंकड़ों पर फोकस किया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप ध्यान देंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन पे जो विश्व की आबादी थी सन 1900 में पूरे विश्व की आबादी 2 बिलियन थी। 2 अरब आबादी थी सन 1900 में पूरे विश्व की, जो 100 साल बाद बढ़कर सन 2000 में 6 बिलियन हो जाती है। आप देख रहे हैं कितना रैपिड इंक्रीजमेंट हो रहा है। 2 बिलियन से डायरेक्ट 6 बिलियन, 6 अरब आबादी पूरे विश्व की हो रही है 2000 में, सन 2000 में। और ठीक जो 2011 का सेंसस है, इस आंकड़े के अनुसार हम देखेंगे तो पूरे विश्व की आबादी 7.2 बिलियन हो जाती है। इस आबादी के इतनी तेजी के साथ बढ़ने का कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। इसी के क्रम में अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो हमारा देश भी आबादी के बढ़ने में पीछे नहीं रहा। हमारे देश में आबादी पे अगर फोकस करते हैं इंडिया में, तो इंडिया की कंडीशन क्या थी? आजादी से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे देश की आबादी 350 करोड़ थी। 350 मिलियन आबादी थी पूरे भारतवर्ष की। 350 मिलियन आबादी पूरे भारतवर्ष की थी, जो धीरे धीरे बढ़ करके सन 2000 का जो सेंसस मिलता है, सन 2000 का जो आंकड़ा है, वो हम लगभग 1 अरब को पार कर गए। 1 अरब की आबादी लगभग हमारी सन 2000 के आंकड़ों से प्राप्त होती है। और अगला आंकड़ा जो एनसीईआरटी ने हमें दिया कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हमारी भारत की 2011 के सेंसस के मुताबिक हुआ। 2011 का जो सेंसस था, उस आंकड़े से हमें जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई 1.2 बिलियन, अर्थात 1 अरब 20 करोड़ की आबादी हमें हमारे भारत की हो चुकी थी। जैसा हम सबको आपको पता होगा कि वर्तमान में अगर हम करंट की बात करें तो 1 अरब 30 करोड़ से आगे हम बढ़ चुके हैं। आबादी हमारी इस तरीके से बढ़ रही है। अब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को यहाँ पे फोकस किया गया, उस चीज को यहाँ पे हमें ध्यान देना कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे इतना इंक्रीजमेंट पॉपुलेशन का आगे की तरफ फोकस हुआ। तो मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग इधर फोकस किया हूँ, ध्यान देंगे।
1921 से पहले की बात करें अगर हम भारत में, 1921 से पहले की अगर बात करें भारत में, तो आप देखेंगे जो ग्रोथ रेट था भारत का, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जिसे मैंने जीआर से इंडिकेट किया है, ग्रोथ रेट बराबर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जो ग्रोथ रेट थी इंडिया की उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल थे, दोनों के बीच स्टेशनरी कंडीशन थी, दोनों के बीच स्टेशनरी स्टेज थी, दोनों लगभग बराबर थे। इसलिए जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल थे तो पॉपुलेशन की समस्या नहीं थी, उस समय जनसंख्या विस्फोट की अवस्था नहीं थी। इसलिए आप कहोगे कि सन 1921 से पहले हमारे देश में बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच एक स्टेशनरी स्टेज डेवलप होता था। लेकिन 1921 के बाद ये जो रैपिड इंक्रीजमेंट हुआ पॉपुलेशन का, उसका रीजन क्या है? क्या ऐसे बेसिक कारण थे जो 1921 के बाद देश की आबादी में उछाल आया? आबादी क्यों बढ़ी? तो उसका कारण आप जानोगे कि सन 1921 के बाद जो देश की आबादी बढ़ी उसमें बेसिक कारण जो थे, मृत्यु दर में गिरावट आ गई, जो डेथ रेट था, डेक्लाइन इन डेथ रेट, साथ ही डेथ रेट डिक्लाइन होने के साथ साथ जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट था, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट था और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इनमें अत्यंत कमी आई। इस कमी का बेसिक कारण क्या था? इनकी कमी का कारण क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, हेल्थ फैसिलिटीज। इतने मेडिकल प्रोसीजर, इतने हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हो चुके थे कि MMR और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो था वो अब बहुत ही कम हो गया। बहुत सारी फैसिलिटीज, दवाएं, तकनीक जिनके माध्यम से इनका मृत्यु दर अत्यंत घट गया। जो डेथ रेट थी वो कम हो गई, साथ ही लोगों की जो रिप्रोडक्टिव एज थी वो बढ़ गई। रिप्रोडक्टिव एज जो थी वो लोगों की बढ़ गई, रिप्रोडक्टिव एज इंक्रीज हो गई और डेथ रेट डिक्रीज हो गई। इसके कारण जो जनसंख्या थी वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ी और जनसंख्या 1921 के बाद जब जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ी तो हम आंकड़ों को देखेंगे कि जो 1921 के बाद जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी को हमने जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा सा अलग से मैं एनसीईआरटी से आपको फोकस कर रहा हूं। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो 5 स्टेजेस में काउंट की जाती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 एंड 5 स्टेजेस हैं। वर्तमान में जो हमारा कंट्री है भारत, वो डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन की है उस पॉपुलेशन ग्रोथ में हम तीसरे स्टेप पे हैं। आज हम तीसरे स्टेप पे हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश किया गया है। जो ग्रोथ रेट है हमारी वो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के इक्वल अगर हैं तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे स्टेज 1 में जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज्यादा है और उसकी कंपैरिजन में जो डेथ रेट है उसे हमने एरो नीचे की तरफ करके दिखाया है। जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है और उसकी कंपैरिजन में 3 एरो यहाँ मैंने दिखाए हैं जो बर्थ रेट को काफी इंक्रीज कर रहा है। अगर स्टेप 2 पर हम आते हैं तो बर्थ रेट थोड़ा कम हुआ, 2 एरो के 3 एरो के बजाय दूसरी स्टेप पे 2 एरो आए। बर्थ रेट थोड़ा कम हुआ लेकिन उसकी कंपैरिजन में जो डेथ रेट थी वो और कम हो गया और भी सारी हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हो गई जिससे डेथ रेट में और कमी आ गई। और हम तीसरे स्टेप पे आए तो बर्थ रेट तो कम हुआ लेकिन कंपैरिजन में डेथ रेट और कम हो गई। अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं और स्टेप 5 पर अगर जाते हैं तो जो ग्रोथ रेट है हमारा उसमें स्टेशनरी रेट स्टेज आनी चाहिए। ग्रोथ रेट में
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में स्टेशनरी स्टेज आनी चाहिए, अर्थात बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ अचीवमेंट हमको मिला है, कुछ हमको सफलता मिली है। और वो सफलता हमें क्यों मिली, उसका बेसिक कारण रहा कि जो फैमिली प्लानिंग और बाद में आरसीएच प्रोग्राम लागू किए गए। ध्यान देंगे, जो आरसीएच प्रोग्राम बाद में लागू किया गया फैमिली प्लानिंग के बाद, आरसीएच प्रोग्राम से लोगों में कुछ जागरूकता आई और उस जागरूकता का परिणाम यह हुआ, इस आंकड़े से हम आपको बताना चाहेंगे कि 2001 का सेंसस इंडिया का यह बताता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो लगभग 2% यानी 1.7% है। 2001 में इंडिया का जो पॉपुलेशन सेंसस है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% था, जो आप कह सकते हो कि 17 पर 1000 पर ईयर, अर्थात 17 लोग 1000 में 17 लोग इंक्रीज किए पर ईयर एक साल में। इस रेट से अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो हम 33 साल बाद 33 इयर्स बाद हमारे देश की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम दूसरे करंट की बात करें, एडिशनल थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, अगर हम करंट की बात करें, वर्तमान की स्थिति अगर हम आपको अवगत कराएं कि करंट पोजीशन हमारी क्या है। करंट में हमारे जो कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.3% है। आप देखें यहाँ 1.7% और यहाँ मैं वर्तमान में आपको बता रहा हूं कि 1.3% पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे कंट्री की है। अगर इस 1.3 को अगर आप देखते हैं तो आप कहेंगे 13 पर थाउजेंड पर ईयर। इस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है और अगर इस रेट से अगर पॉपुलेशन 1.3% के रेट से इंक्रीज करेगी तो आफ्टर 40 इयर्स 40 साल बाद हमारे देश की आबादी दुगनी होगी। हमारे देश की आबादी 40 साल बाद दुगनी होगी। इससे आप देखें जहां 35 साल में वहीं वर्तमान में 40 साल, तो आप दोनों के बीच में जो आप आंकड़े देख रहे हैं आप एक गैपिंग पा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है, लोगों के अंदर फैमिली प्लानिंग को लेकर के जागरूकता बढ़ी है। लोग फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूक होकर के और सीमित और छोटे परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब हमने फेस क्या किया, क्या प्रॉब्लम फेस किया, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कॉजेस क्या थे और उस कॉजेस के कारण जो कॉन्सिक्वेंस या जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैंने आपसे कहा बेसिक प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का था फूड, शेल्टर एंड क्लॉथेस। साथ ही और जो मेजर प्रॉब्लम जनसंख्या विस्फोट के कारण कंट्री के लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो है पॉवर्टी, गरीबी, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, भोजन की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हाउसिंग प्रॉब्लम मींस आप कहोगे आवास की असुविधा, इको डिग्रेडेशन। आज जो पर्यावरण संतुलन है वो भी ओवर पॉपुलेशन के कारण डिस्टर्ब हुआ। बेसिक कारण जब पॉपुलेशन ग्रोथ की, ओवर पॉपुलेशन हुआ तो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया गया, जिससे उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम था, जो शांति थी, जो संतुलन था वो डिस्टर्ब हो गया। इसलिए पर्यावरण संतुलन बिगड़ा, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स काज की गई, एनर्जी क्राइसिस, ओवर पॉपुलेशन का दूसरा कॉन्सिक्वेंस आप कहें एनर्जी प्रॉब्लम एंड जो बेसिक नीड है उन वस्तुओं के दाम बड़ी तेजी के साथ बढ़े और आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण वस्तुओं के दाम भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर हम दुनिया में भारत की दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन थोड़ा सा करते हैं तो ये देखने को पाते हैं कि दुनिया के जिन देशों ने फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को कड़ाई के साथ लागू किया और जब उन्होंने उस मेथड को बड़े कड़ाई के साथ लागू किया तो लोगों में जागरूकता बढ़ी,
सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, लोगों को शिक्षित किया गया, जागरूक किया गया और छोटे परिवार के महत्व का उनको ज्ञान हुआ, उनके परिवार छोटे हुए। भारत में जो बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट थे, परिवार नियोजन से संबंधित जो भी विधियां थी, वो उस दशा में दूसरे कंट्री की तुलना में उतनी कड़ाई के साथ लागू नहीं किए गए। परिणाम यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बच्चे पैदा किए और अधिक बच्चों के कारण जो दशा हुई वो जनसंख्या का एक क्राउड बन गया, एक्सप्लोजन की कंडीशन आ गई, विस्फोट की दशा आ गई, जिससे जो बेसिक नीड थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, उनकी क्राइसिस हो गई और एक असामान्य स्थिति भारत की उत्पन्न हुई। वर्तमान में आरसीएस प्रोग्राम जो काम कर रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, उन बात को लोगों को समझने की जरूरत है। बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से छोटे परिवार, हैप्पी कपल को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसे पोस्टर बनाए जाने चाहिए कि जिस पोस्टर में एक हैप्पी कपल हो, 2 बच्चे हो, माता पिता और 2 बच्चों का एक पोस्टर हो जिसमें एक स्लोगन लिखा हो, हम 2 हमारे 2, वी 2 आवर 2 का स्लोगन हो। खुशहाल फैमिली को बढ़ावा दिया जाए, ऐसे पोस्टर बना करके हम 2 हमारे 2 विथ पेरेंट एंड देयर 2 चाइल्ड, 2 बच्चों के साथ माता पिता का खुशहाल परिवार दर्शाया जाए। मैंने देखा छोटे बच्चों की नर्सरी की किताबों में, जो अल्फाबेट में मैं एक किताब देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि जैसे अल्फाबेट में बच्चों को बताते हैं कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे ही मैंने देखा एक एफ फॉर फैमिली बना। और उस फैमिली में आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चों की किताबों में फैमिली में माता पिता और साथ में 2 बच्चों को दर्शाते हैं। ये इस बात को हमें जागरूक करने के लिए बनाया गया है कि हम छोटे परिवार, 2 बच्चों के सीमित परिवार को समझें, उनको उनके बच्चे के जन्म के बाद उनका एक स्वस्थ पालन पोषण हो, उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाए जिससे उनका एक बेहतर प्लेसमेंट हो और वो एक समाज के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उनका अच्छा व्यक्तित्व बने और साथ ही वो समाज के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो। ऐसे लोगों को बनाने की जरूरत है वर्तमान में। तो ऐसी चीजों की जरूरत है, लोगों को इनकरेज किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए छोटे परिवार की तरफ। साथ ही जिन लोगों ने, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे कपल हैं जो 1 चाइल्ड नॉर्म, एक बच्चे के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। यूजुअली एक ही बच्चे को वो पैदा करते हैं। छोटे परिवार, खुशहाल परिवार की महत्व से वो पूरी तरीके से परिचित हैं और जो उनकी मैरिजेबल एज है समाज में, जो लड़के और लड़कियों की जो मैरिज की एज है वो भी लड़कियों के लिए 18 इयर्स और लड़कों के लिए 21 इयर्स डिसाइड की गई है। इससे पहले विवाह ना हो, शादी का एक सर्टेन एज है, उसके बाद हो और लोगों को छोटे परिवार की तरफ जागरूक होना चाहिए। जो हमारे समाज में ये जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको कम कर सकती है और साथ ही ऐसे लोगों को जो मैरिजेबल एज के लोग हैं या मैरिज हो चुकी है, ऐसे कपल्स को गाइड करने की जरूरत है कि वो बर्थ कंट्रोल की विधियों का, जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं या जो बर्थ कंट्रोल के जो भी प्रोसीजर हैं, आज बर्थ कंट्रोल की एक बड़ी रेंज मेडिकल के अंतर्गत उपलब्ध है और उस बर्थ कंट्रोल की विधियों में कौन सी विधियां उनको उपयोग में लाना है, उनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इनके बारे में वो पूरी तरीके से जाने। जो भी बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं वो फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साथ ही
उन बर्थ कंट्रोल के जो डिवाइस हैं, जो मेथड्स हैं, वो उनके क्वाइटस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। ये एक बेहतर बर्थ कंट्रोल की क्वालिटीज होती हैं। आगे जो पॉपुलेशन की स्थिति है, इस पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करें, अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। पॉपुलेशन का कंट्रोल करने के लिए हम बर्थ कंट्रोल के मेथड्स को यूज करते हैं। बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन आप कह सकते हो। बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं वो कैसे यूज किए जाए, इनके संबंध में जानना है। जो बर्थ कंट्रोल होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे कि बर्थ कंट्रोल क्या है। तो बर्थ कंट्रोल ऐसे प्रोसीजर है, ऐसे मेथड्स हैं जिनका उपयोग करने से हम प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। बर्थ कंट्रोल के मेथड को यूज करने से प्रेगनेंसी नहीं बिल्ड होती है। अब प्रेगनेंसी में कौन कौन सी दशाएं हैं जो बिल्ड नहीं हो सकती? ये जो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं, या तो ये फर्टिलाइजेशन को, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को रोकते हैं, या एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को रोकते हैं, या ओवरी से ओवुलेशन की प्रोसेस को रोकते हैं। बर्थ कंट्रोल में प्रेगनेंसी रोकी गई, और प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो ये बर्थ कंट्रोल के मेथड्स हैं, इनका काम है या तो ये फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, या तो ये ओवुलेशन की प्रोसेस को रोकेंगे, या ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोकेंगे, जिससे एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता और अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। अर्थात हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। जिस बच्चे को हम नहीं चाह रहे हैं, उस बच्चे के जन्म को रोक सकते हैं हम परिवार नियोजन की विधियों का उपयोग करके। अब जो परिवार नियोजन के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की जो भी विधियां हैं, इन कॉन्ट्रासेप्शन की जो विधियां हैं, इनको यूजुअली डिवाइड किया गया है दो भागों में। फर्स्ट, नेचुरल या ट्रेडिशनल, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दूसरा मेथड जो है वो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आज हम इस वीडियो में ओनली नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पे ही डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 में हम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या जो बर्थ कंट्रोल की आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, यूजली बैरियर्स हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैं, स्टेरिलाइजेशन है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है, उन पे डिस्कशन हम अगले वीडियो पर करेंगे। इस नेचुरल या प्राकृतिक रूप से या परंपरागत तरीके से जो परिवार नियोजन के साधन हैं, उनमें से प्रमुख पहला मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा मेथड है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। एंड थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये तीन ऐसे मेथड्स हैं जो परंपरागत या प्राकृतिक रूप से परिवार नियोजन के साधनों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जो पहला मेथड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है,
ध्यान देंगे। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस हैं, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस में हम सेफ पीरियड ढूंढते हैं। सेफ पीरियड क्या होता है? यूजुअली आपको पता है कि जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 से 28 दिन की औसतन ये साइकिल चलती है और इस साइकिल का जो मिड फेज है, जो 14th डे, यही ओवुलेशन का डे होता है और इसी ओवुलेशन के समय अगर क्वाइटस की प्रोसेस होती है तो फर्टिलाइजेशन की कंडीशन डेवलप होती है। अब आप ध्यान देंगे, ओवुलेशन से 3 दिन पहले और ओवुलेशन से 3 दिन बाद, अर्थात जो सेफ पीरियड है वो 10 से 17 दिन का होता है। 10 to 17 डेज का जो पीरियड है वो सेफ पीरियड होता है और इस सेफ पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्सेस उस कपल के थ्रू नहीं होना चाहिए। अगर इस सेफ पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं होते हैं तो स्पर्म का ओवम के साथ फ्यूजन के चांसेस नहीं होते और इससे प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होती। तो हम पेरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम मोस्टली सेफ पीरियड में रहते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सेफ पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली ओवरलैप होती रहती है, अप डाउन होता रहता है। आपको पता है कि इसकी डेज 28 से 35 डेज भी होती हैं, तो हम ज्यादा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते हैं कि ये मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है और इससे हम जो है प्रेगनेंसी को डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो दूसरा मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस या विड्रॉल कहेंगे। ये भी मेथड आपको जानकारी होनी चाहिए कि ड्यूरिंग क्वाइटस मेल अपने पेनिस को फीमेल के वजाइना में जब इंटर करता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, जब पेनिस वजाइना में इंटर है और उस सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की जो क्लाइमेक्स की स्टेज होती है, जब इंटरकोर्सेस अपनी क्लाइमेक्स पे रीच करता है तो मेल का सेमिनल वेसिकल से सीमेन इजाकुलेट होता है, अर्थात सीमेन इजाकुलेट होना ही इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन की प्रोसेस वजाइना में होती है पेनिस के थ्रू। तो यहां पे क्वाइटस विड्रॉल में या क्वाइटस इंटरप्टस में करते क्या है कि जो मेल पर्सन है वो इजाकुलेशन से ठीक पहले अपने पेनिस को आउट कर ले वजाइना से और इंसेमिनेशन ना होने दें, अर्थात इंसेमिनेशन को कंट्रोल करना है। फीमेल वजाइना के अंदर इंसेमिनेशन नहीं होना है। यूजुअली ये चांसेस बहुत कम होते हैं जिससे इंसेमिनेशन को रोका जा सके। कंडीशंस इंटरकोर्सेस की अलग होती हैं, लेकिन ऐसा अगर होता है तब आप स्पर्म को ओवम से मिलने से और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो एक विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्शन हो गया। थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया की प्रोसेस क्या है? जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के बाद जब वो अपने ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और रैपिड ब्रेस्ट फीडिंग 4 to 6 मंथ रैपिड फीडिंग अगर वो ओमेल करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू हो रही है 4 to 6 मंथ, तो बच्चे के द्वारा ज्यादा से ज्यादा फीडिंग किया जा रहा है तो उस स्त्री में मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस नहीं होंगी, अर्थात मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। हाईली फीडिंग कराने से, ज्यादा फीडिंग अगर बच्चा कर रहा है तो 4 to 6 मंथ उस फीमेल पर्सन में मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात मासिक धर्म की प्रोसेस नहीं होगी और जब मासिक धर्म की प्रोसेस नहीं होगी तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन नहीं डेवलप होती है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो लैक्टेशनल एमिनेरिया में 4 to 6 मंथ तक रैपिड फीडिंग कराने से, ज्यादा फीडिंग कराने से मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस नहीं होगी जिससे फर्दर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होगी।
तो ये 3 मेथड ऐसे हैं जो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं, पेरियोडिक एब्स्टिसेंस, विथड्रॉल आर्थराइटिस, इंटरप्शन एंड लैक्टेशनल एमिनेरिया। ये 3 ऐसे मेथड हैं। ध्यान रखना है कि इन तीनों मेथड में किसी भी मेडिसिन या किसी भी डिवाइस का यूज नहीं होता। ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड में किसी भी मेडिसिन या डिवाइस का यूज नहीं होता। बहुत पूछते हैं किस किस में यूज होता है, किस में नहीं होता है। तो कोई भी मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं होता, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। साथ ही इसका ड्रॉबैक क्या है? यह मेथड ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इनके फेलियर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूजुअली फेलियर मेथड होता है, जिनके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं। कोई मेडिसिन या डिवाइस यूज नहीं किया जा रहा है, इससे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हम आपको बर्थ कंट्रोल पार्ट 2 में आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पर एक ब्रॉड डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा, जिसमें जो भी आर्टिफिशियल मेथड वर्तमान में अवेलेबल हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है और हम बर्थ कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो हार्मोनल पिल्स हो या परमानेंट स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस हो या टेम्परेरी मेथड में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस आते हैं। उन सारे मेथड का यूज करके हम बड़े पैमाने पर अपने देश में लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करो, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड्स हैं उनके यूज करने के तरीकों को ज्यादा से ज्यादा गाइड करें, और वो एक अच्छे डॉक्टर्स के थ्रू, एक अच्छे नर्सेस के थ्रू उनको गाइडलाइन मिले, मोटिवेशन मिले, और वो इन परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करें, जिससे अपने परिवार को सीमित रखें, जिससे भारत जैसे देश में भी जनसंख्या का जो इस समय कंडीशन में हमें आपको दिखाई देती है, ये इसका लेवल, इसका ग्राफ कम हो और एक हैप्पी फैमिली हमारे कंट्री में भी डेवलप हो सके। तो इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन का। ओके, थैंक्स टू ऑल।